वित्तीय मामलों के जानकार, लंबे समय तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाई, अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर क्यों बनाने का फैसला लिया? कारण क्या है इसका? बहुत सारे लोग, विद्वान खास तौर पर, इस बात पर हैरान हैं कि जिस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है और जब एक मंजे हुए खिलाड़ी का फाइनेंस डिपार्टमेंट का मंत्री होना ज़रूरी था, उस समय एक मंजे हुए खिलाड़ी को फाइनेंस मिनिस्ट्री की बजाय जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर की पोजीशन पर बिठाना, इसकी क्या वजह है? सब इस पर अपना अपना आंकलन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ने सोचा कि हम भी आंकलन करें कि आखिरकार कारण क्या है। जब हमने उन लोगों से पूछा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो इस बार कॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये स्टेट की नहीं बल्कि ये एक यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है। इस यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का जो कानून है, उस कानून की रूह से जो ताकतें हैं वो स्टेट के मुकाबले में बहुत कम हैं। कोई भी बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली में आएगा, उसको पास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजना और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का वहां से उस बिल को वापस लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजना और उसके बाद का जो सारे का सारा प्रोसेस है, वो बिल्कुल स्टेट में जो होता था उससे मुख्तलिफ है। यानी स्टेट में यूं था कि आप कोई बिल असेंबली में पास करते, उसे गवर्नर के पास भेजते, गवर्नर उसे वापस कर देते, आप दूसरी बार पास करते तो गवर्नर की मजबूरी थी उस बिल को एसेंट देना। उस बिल को एसेंट देने का मतलब हो गया उस बिल पर मोहर लगाकर उसे कानून में तब्दील कर देना। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली कोई कानून पास करेगी, वो कानून एलजी के पास जाएगा, वो वापस भेजेंगे, सरकार फिर दोबारा वापस भेजेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अब ये ताकत है कि वो उस कानून को मरकज के हवाले कर सकते हैं और मरकज से कह सकते हैं कि आप इस कानून पर फैसला लीजिए कि इसका करना क्या है। यानी इस बार की जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली उतनी ताकतवर नहीं है जो इतनी ताकतवर जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली 5 अगस्त 2019 से पहले थी। लेकिन रास्ता तो निकालना है। तो रास्ता कैसे निकाला जाए? किस तरीके से कुछ कानूनों के अंदर तब्दीलियां करके यह इंश्योर किया जाए कि जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था और जो हमारे एजेंडे पर है और जो लोगों की हमसे तवक्कात हैं, उन तवक्कात पर हम लोग खरा उतर सकें। ऐसा लगता है इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब्दुल रहीम राथर को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया गया है। 7वीं बार के विधायक हैं वो, यानी 7वीं बार वो एमएलए बने। पहली बार वो एमएलए बने थे तब जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1977 का चुनाव जीतकर जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। यानी उनको अनुभव है उस सरकार का जो सरकार 1975 के बाद, यानी जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से बाहर आए, एक एकॉर्ड के तहत एमएलसी बने, 2 साल मुख्यमंत्री रहे, फिर सरकार गिर गई और उसके बाद 1977 में चुनाव हुए। उन चुनावों के नतीजे में यहां पर सरकार बनी। तो अब्दुल रहीम राथर उस सारे दौर के गवाह हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1975 तक जम्मू कश्मीर बहुत हद तक डिमोट हो चुका था। 53 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल गए तो वो प्रधानमंत्री थे, 75 में वापस आए तो वो मुख्यमंत्री थे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति होता था, जब शेख अब्दुल्ला बाहर आए तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो चुका था। तो ये सारे परिवर्तन, संवैधानिक परिवर्तन आ चुके थे। इन सारे संवैधानिक परिवर्तनों के नतीजे में लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो ताकतें थीं, उन ताकतों का इस्तेमाल करके किस तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस कालखंड में सरकार चलाई और सरकार चलाकर जो कुछ परिवर्तन उनको लगता था वो ला सकते हैं और जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा होगा, वो सारे परिवर्तन लाने की 1977 से लेकर 83 तक कोशिश की। वो जो 6 साल का कालखंड था, उस 6 साल के कालखंड के आई विटनेस, चश्मदीद थे अब्दुल रहीम राथर। यानी ये उस दौर से वाकिफ हैं जिस दौर में जम्मू कश्मीर में
पहला बड़ा संवैधानिक परिवर्तन आया था, और वो पहला बड़ा संवैधानिक परिवर्तन ये था कि आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री हो गए थे और यहाँ के महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल हो चुके थे। और अब वो कालखंड है जिस कालखंड में एक और बड़ा संवैधानिक बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है 5 अगस्त 2019 के नतीजे में। वो संवैधानिक बदलाव ये है कि अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और उमर अब्दुल्ला जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते हैं वो इस सरकार के मुखिया हैं, और अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार है। और इस सरकार में ये सरकार एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव के बाद बनी है, और वो संवैधानिक बदलाव है कि जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं रहा, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा नहीं रहा, और जम्मू कश्मीर अब बाकी भारत के राज्यों के जैसा ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। कोई अंतर अब इस केंद्र शासित प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, चंडीगढ़ में या किसी और अन्य केंद्र शासित प्रदेश में, पुडुचेरी में, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस केंद्र शासित प्रदेश को उनसे अलग करती हो। इस सूरत हाल में किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उनमें से क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, इन सारी चीजों की जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है, उनकी लीडरशिप को भी है। लेकिन अब्दुल रहीम राठौर को स्पीकर के पद पर बिठाने का मतलब यह है कि वो कानून के जानकार है, कानून समझते हैं, इतिहास के साक्षी हैं, इतिहास में सब कुछ देखा है, और तीनों पीढ़ियों के साथ काम करने का उनके पास अनुभव है। यानी अब्दुल रहीम राठौर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ चुनावी मैदान में उतरे, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब 2009 में मुख्यमंत्री बने उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, और जब अब 2024 में दोबारा से उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं तो उनकी टीम का वो भी हिस्सा है। लेकिन उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, बल्कि उनको वो जगह दी गई है जिस जगह पर बैठकर उन्हें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली को चलाना है। इस लेजिस्लेटिव असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वादा है कि हम 370 पे रेजोल्यूशन लाएंगे, 35A पे रेजोल्यूशन लाएंगे, जो जम्मू कश्मीर से गया है उस पर रेजोल्यूशन लाएंगे, और संभवतः PSA को रिवोक करने के लिए हम बिल लाएंगे। हम और कई वादे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करे हैं। क्या इन वादों को, जो बिल्कुल थोड़ी ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रीऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत इस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, क्या इन थोड़ी सी ताकतों में ये सारा कुछ मुमकिन हो सकता है? कैसे किया जा सकता है? विपक्ष को कितना समय देना है, कहां विपक्ष को घेरना है, कहां विपक्ष को रोकना है, किस जगह सरकार को करेक्ट करना है, इन सारी चीजों के लिए अब अब्दुल रहीम राठौर स्पीकर की कुर्सी से ये सारी चीजें मॉनिटर भी करेंगे और इन सारी चीजों को चलाएंगे भी। और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अब्दुल रहीम राठौर की उम्र अब 80 साल के करीब करीब है, यानी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त वो जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनके अनुभव का इस्तेमाल वित्त मंत्रालय में किया जाना चाहिए था, मगर यूं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई खेल तो तैयार किया है जिस खेल को लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस खेलने की कोशिश करेगी। यानी क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी ये है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने उनको जो वोट दिया है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के उस वोट को ध्यान में रखते हुए जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं उन वादों को पूरा करने की कोशिश करना। और वो वादे तब पूरे हो सकते हैं जब लेजिस्लेटिव असेंबली से कानून पास हो सकें, रेजोल्यूशन पास हो सकें, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई ऐसी बात निकले जो दिल्ली तक पहुंचे और वजन भी रखती हो। तो इन सारी चीजों के लिए ऐसा लगता है कि अब्दुल रहीम राठौर को चुना गया है ताकि वो इस कुर्सी पर बैठकर ये याद करते हुए कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से बाहर आए थे और पहला बड़ा संवैधानिक परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से जम्मू कश्मीर
में कामकाज किया, किस तरीके से काम चलाया, असेंबली किस तरीके से चली, बिल कैसे पास हुए, कानून कैसे बने, रेजोल्यूशन कैसे पास हुए, उन सब की जानकारी इनको। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला 1996 में एक 7 साल के लंबे कालखंड के बाद दोबारा सरकार में वापस आए, उसके बाद उन्होंने असेंबली कैसे चलाई, फिर 2009 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उमर अब्दुल्ला ने कैसे चलाई, उन सारी चीजों की जानकारी अब्दुल रहीम राथर को है। कानून के जानकार तो है ही, कानून के मामले में कानून के भी एक जबरदस्त एक्सपर्ट हैं वो। तो अब देखना ये होगा कि जो उम्मीदें और जो तवक्कात नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब्दुल रहीम राथर से वाबस्ता हैं, क्या उन पर खरा उतरेंगे वो। लेकिन वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर बनाकर, और वो भी एक यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाकर, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, उन्हें साइडलाइन किया गया है। हालांकि इस चीज को सब्सक्राइब करने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इससे उन्होंने ये इंश्योर किया कि जिस अब्दुल रहीम राथर को और जिस अली मोहम्मद सागर को साल 2009-10 में कोशिश की गई थी कि इनको कैबिनेट से दोनों को बाहर रखा जाए, लेकिन दोनों बाद में कैबिनेट का हिस्सा बने, उन दोनों नेताओं में से अली मोहम्मद सागर इस वक्त चूंकि पार्टी के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, तो जाहिर सी बात है। और दूसरा उनके बारे में ये भी है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके चलते जो है उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया है, जबकि बहुत सीनियर नेता हैं। एक यूनियन टेरिटरी में सरकार चलाने में उनके अनुभव का ज़बरदस्त इस्तेमाल हो सकता था, मगर बताया ये जाता है कि वो खुद भी तैयार नहीं है और उनको मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिली। अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर बनाकर मंत्रिमंडल से उनको बाहर रखा गया। वित्तीय डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है, अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये डिपार्टमेंट उमर अब्दुल्ला के खुद के पास रहेगा। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी होंगे और वही जम्मू कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी होंगे। और जाहिर सी बात है, जब वित्तीय डिपार्टमेंट वो चलाएंगे, उसमें पूरी वो कोशिश करने चाहिए वो कि वो अब्दुल रहीम राथर की विजडम का, उनके फाइनेंशियल एक्यूमेन का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और उनके लीगल एक्यूमेन का पूरा इस्तेमाल करें, ताकि उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाने में कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुछ लोग, जैसे मैंने आपको कहा, कि वो ये भी सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं, उन्हें बाहर रखा गया है और लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनने के बाद कोई ज़्यादा उनके पास ताकतें इतनी नहीं है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ा तूफान ला सके। तूफान तो तब लाएंगे जब सरकार कोई बिल लाएगी, कोई बड़ी बात तब होगी जब सरकार कोई रेजोल्यूशन लाएगी, तब कोई बड़ी बात होगी जब सरकार कोई ऐसा बिल लाएगी जो दिल्ली को अनकंफर्टेबल करे। तो वो सब चीज़ें जब होंगी तो उनकी तब कोई भूमिका बनेगी। लेकिन अगर सरकार कोई दिल्ली को अनकंफर्टेबल करने वाला कोई बिल लाएगी ही नहीं, कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाएगी नहीं, तो फिर अब्दुल रहीम राथर का स्पीकर बनाना या उनको स्पीकर की कुर्सी पर बिठाना, उससे कोई बड़ा परिवर्तन या कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। उनको चलानी तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, और असेंबली में किसका बिल आएगा, रेजोल्यूशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, यही मैनेजमेंट करना है। तो कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए, कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव लाने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार होती है सरकार। तो जब सरकार के पास एक कलेक्टिव विल होगी, तो ही जाकर सरकार कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन या बड़ा बदलाव ला सकती है। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर होंगे, और 3 पीढ़ियां, अब्दुल्ला परिवार की 3 पीढ़ियों में से तीसरी पीढ़ी के साथ काम करने वाले अब्दुल रहीम राथर अब स्पीकर की कुर्सी से जम्मू कश्मीर की कानून साजिया, यानी जिसे हम कहते हैं विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा चलाएंगे।